नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी ईशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुकी है। पहली जो क्लास थी वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के थी। दूसरी जो क्लास थी वो राजस्थान की सामान्य जानकारी को लेकर थी। और आज मैं तीसरी और एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज की ये जो क्लास है इसमें हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनको लेकर के डिस्कशन होगा। तो एक छोटी सी क्लास हमारी रहने वाली है, तो आप मेरे साथ में जुड़िए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि मुझे और इस प्रकार की अच्छी जानकारी लाने का, आपके सामने लाने का मुझे प्रोत्साहन मिले। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के हम बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारा राजस्थान का मैप है और एक आउटलाइन मैप है, चूंकि अब नए जिले बन गए हैं, और तो उन नए जिलों का जो मैप है उसको लेकर के भी कौन से जिले की कहाँ कितनी सीमा है उसको लेकर के भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। उसमें हम बताएंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर उसकी स्थिति रहने वाली है और कौन कौन सी जगह को इसमें शामिल किया गया है। तो फिलहाल के लिए ये मैप, क्योंकि जब तक और कुछ चीजें क्लियर नहीं हो जाती, उन जिलों के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स सामने नहीं आ जाते, कुछ अच्छी बुक्स में उनका मैटर नहीं आ जाता, या कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में उनके बारे में बातें नहीं आ जाती, तब तक हो सकता है कि उन जिलों से सीधे सीधा उस जिले से प्रश्न नहीं पूछा जाए, है ना। तो हो सकता है कि पुरानी बातों से प्रश्न पूछा जाए, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो कुछ चीजों को लेकर के मैं आपके साथ में यहाँ पर बात करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं, जब सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम कुल सीमा की बात करते हैं। राजस्थान की कुल सीमा को अगर हम यहाँ पर देखें, कुल सीमा कितनी है, तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसको। राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल सीमा है, ठीक है। और इस कुल सीमा को हम दो भाग में यहाँ से बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन से होंगे? यहाँ इधर एक हम ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये हो जाएगी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरी तरफ जो हमारी सीमा है उसको हम कहेंगे अंतरराज्यीय सीमा। ये हो जाएगी हमारी अंतरराज्यीय सीमा। अब इसमें इनकी लंबाई को हम देख लेते हैं। ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसकी अगर कुल लंबाई की हम बात करें तो वो है 1070 किलोमीटर। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये हम सभी को पता है कि हमारी ये जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, और इसी हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हमारी अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 4,850 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 5,920 जो हमारी कुल सीमा है, उसका अलग अलग अगर हम डिवीजन करें तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। हमारी अंतरराज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर, और हमारी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो 1,070 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास में 5,920 किलोमीटर की कुल हमारी सीमा आ जाएगी, जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा का योग है। ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ से इन चीजों को आप लिख लेना। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि इसका नाम रेड क्लिफ रेखा नाम इसका है। अब रेड क्लिफ रेखा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश की आज़ादी के समय, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तो फिर हमारे देश का विभाजन भी हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ हमसे, और उस समय जो सीमा निर्धारण किया गया, तो यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण का जो कार्य लिया गया, जिनके निर्देशन में ये काम हुआ सीमा निर्धारित करने का, वो सर रेडक्लिफ नामक व्यक्ति थे, उनके निर्देशन में हुआ। इसलिए ये जो सीमा है, जो आज जम्मू कश्मीर और इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा राजस्थान और गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है, इन चार राज्यों के साथ में, इस पूरी की पूरी सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं।
और उस रेड क्लिफ रेखा का, उस कुल सीमा का जो राजस्थान के साथ में जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वो 1070 किलोमीटर है। तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और दूसरी तरफ है अंतर्राज्यीय सीमा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। इस पर कौन कौन से जिले हैं, यानी कि हमारा जो अभी तक का जो मैप है राजस्थान का, उसके हिसाब से कौन कौन से जिले हैं। अगर मान लीजिए सीधा सीधा प्रश्न अगर वहां से पूछ लिया जाता है, ऑथेंटिक सामग्री कोई नहीं आ पाती है, उसमें से अगर मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है, या जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी हुआ है नए जिले बनने का, उससे पहले की स्थिति लिख करके सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जब 33 जिले थे उस समय की स्थिति के अनुसार अगर ये प्रश्न बनता है तो उसमें कहां से सवाल पूछा जाएगा। हालांकि अगर नए जिलों की प्रॉपर सीमा आती है, कितनी सीमा लगती है, तो मैं इस क्लास को आपके सामने एक बार फिर से लाऊंगा और जो भी नई अपडेट होगी वो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन तब तक आप एक बेसिक जानकारी यहाँ से ले लें कि क्या चीजें रहने वाली है। अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो हम इसको बिल्कुल भी यहाँ से इस प्रकार की कोई गलती ना करें कि इसको हम याद करके नहीं जाएं। तो चलिए उसी चीज को कर लेते हैं और बिल्कुल कंटेस्ट करने की कोशिश हम यहाँ से करेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारा राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में देखिए हम सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण की बात अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक अगर हम बिंदु लगाते हैं इस जगह पर, तो ये जो जगह है जो बिल्कुल राजस्थान के सुदूर उत्तर में है, इस जगह का नाम है हिंदुमल कोट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये जगह हो जाएगी हिंदुमल कोट। और अगर इसके जिले की बात आएगी कौन से जिले में है ये, तो इसका नाम होगा श्री गंगानगर। तो राजस्थान में हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर एक बिंदु यहां पर हम लगाएंगे और ये जो जगह होगी इसको हम लिखेंगे शाहगढ़, और इसका जो जिला पड़ेगा उस जिले का नाम है बाड़मेर। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के ये जो आपको सीमा नजर आ रही है यहां से, ये हमारी जो सीमा है इस सीमा सागड़ बाड़मेर तक, इसी को हम हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानते हैं, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है और जिसका दूसरा नाम जो है वो रेड क्लिफ रेखा के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं। चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं। तो इस सीमा को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक इसको हम बना लेते हैं, ये लीजिए यहाँ तक ये सीमा इसका निर्धारण हो गया। इसको हम लिख देते हैं ये कौन सी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा यहाँ से इस प्रकार से लिख दिया जाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा देश पड़ेगा, तो वैसे आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र, जिससे हमारे संबंध कभी मधुर नहीं रहे, ठीक है, और कहने को एक ऐसा पड़ोसी है जो बात बात पर हमसे लड़ता है, नाम है इसका पाकिस्तान, ठीक है। तो इस पाकिस्तान के साथ में हमारी इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कहाँ से कहाँ तक है ये मैंने बता दिया, हिंदुमल कोट से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक ये सीमा है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जिलों का क्या क्रम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इन जिलों का अगर यहाँ से हम शुरू करना चाहें तो पहले तो 2 जिले, अगर आपको ये इसका उत्तरी और दक्षिणी अगर बिंदु याद है तो 2 जिले तो यहीं से कंफर्म हो जाएंगे कि उत्तर में श्री गंगानगर है, और यहाँ पर अगर बिल्कुल इसी लाइन पर बढ़ते हम दक्षिण में जाते हैं तो बाड़मेर जिला होगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आएगा का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ये आसान रहे और थोड़ा अट्रैक्टिव मैप यहाँ पर बने। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ श्री गंगानगर। तो सबसे उत्तर में जो जिला है उसका नाम है श्री गंगानगर, और इसकी जो सीमा है हमारे साथ में वो लगती है 210 किलोमीटर, यानी कि श्री गंगानगर जो जिला है उसकी पाकिस्तान के साथ में, या हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है हमारी रेड क्लिफ रेखा, इसके ऊपर 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। चलिए थोड़ा सा दक्षिण में बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और जिला आता है, जिले का नाम है बीकानेर। और ये जो हमारा बीकानेर है इसकी यहाँ पर
168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। थोड़ा और दक्षिण में बढ़े तो यहाँ पर एक जिला आएगा जिसका क्षेत्रफल राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, इसका क्षेत्रफल 384001, इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे 38401 इतना स्क्वायर किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। 38,401 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से जयपुर होगा। उसके बाद में आ जाएगा जैसलमेर, और जैसलमेर की जो सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में या अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितनी है, तो 464 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। थोड़ा और दक्षिण में बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक जिला आता है, जिले का नाम होगा बाड़मेर, और बाड़मेर जिले की जो यहाँ पर सीमा हमारे यहाँ लगती है वो है 228 किलोमीटर। ये 228 किलोमीटर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस सीमा पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 4 जिलों को हम अभी तक जो 4 जिले हैं, आगे श्रीगंगानगर में से अनूपगढ़ जिसको अलग किया गया है, तो इसका जब भी सीमा वाला आ जाएगा और कितनी उसकी सीमा मिलती है, अगर वो आंकड़े हमारे पास में होंगे तो इसको हम अपडेट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए, तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। देखिए, ये सीमा वाली ये बात हो गई। इसके साथ में देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में दिशाओं का बड़ा महत्व है, और अगर दिशाओं के आधार पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और आपको ये पूछ लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है या रेड क्लिफ रेखा पर उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करता है। उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब ये हो जाएगा, ये हमारी रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी, ये इस प्रकार से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करता है तो उसे निम्न जिलों का कौन सा एक क्रम मिलेगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करेगा तो उसे सबसे पहले कौन मिलेगा, श्रीगंगानगर, उसके बाद में कौन सा जिला आएगा, बीकानेर, उसके बाद कौन सा आएगा, जैसलमेर, और सबसे लास्ट में आएगा बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण में बढ़ते हैं तो ये, अब मान लीजिए मैं आपको ये लिखवा दूं और यहाँ पर अगर इसको हम लिख भी लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा, या उत्तर से दक्षिण में बढ़ते हैं तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब ये मैंने पढ़ा दिया। परीक्षा में अगर मान लीजिए इसका उल्टा अगर प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है, यानी कि उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है तो उसे जिलों का कौन सा क्रम मिलेगा दिशाओं के आधार पर, फिर एक प्रश्न, तो फिर आप सबसे पहले बाड़मेर करेंगे, उसके बाद जैसलमेर करेंगे, उसके बाद में बीकानेर करेंगे, उसके बाद में आपका उत्तर जो है वो होगा श्रीगंगानगर। तो इन जिलों का क्रम, तो यहाँ से दिशाओं के आधार पर इस प्रकार का एक बेसिक सा प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा चलिए, इसको हम कैसे रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और देखिए, मैं एक विशेष तरीका यहाँ पर इसको बताता हूँ लिखने का, ताकि आप इसको किसी प्रकार से नहीं भूलें। सबसे पहले आप एक काम करें, यहाँ पर लिख लें श्रीगंगानगर, और उसके बाद में अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, और यहां पर आप एक काम करें, 2 आपको एरो के सिंबल बनाने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला आप इस प्रकार से बना लें। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, क्योंकि मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा, तो यहां पर आप लिख लें ये उत्तर, और यहां पर लिख लेंगे हम दक्षिण। आप इस प्रकार से अपने नोट्स में इस तरह की कुछ ट्रिक बना करके उसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ से बोलेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस तरह का मैंने कुछ बनाया था, और सबसे ऊपर कौन सा जिला लिखा था और सबसे नीचे कौन सा जिला लिखा था। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो उस उत्तर से दक्षिण में ये क्रम रहेगा, और इसके इस तरफ आप जो है एक दूसरे जो है वो तीर का निशान बना लें, और वो इस प्रकार से हो जाएगा यूं, और यहाँ पर आप लिख लें दक्षिण, और इधर लिख लीजिए आप उत्तर। यानी कि अगर आप उत्तर से दक्षिण में बढ़ते हैं तो आपको ये क्रम मिलेगा,
और अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हो तो आपको पहले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। एक प्रश्न यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन कौन सा बनेगा? ये क्वेश्चन आपका बनेगा दिशा के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न को हम बड़ी आसानी के साथ में यहाँ से देख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से एक और बनता है, उस प्रश्न की भी हम बात कर लेते हैं। और वो प्रश्न किस प्रकार से बनता है उसको हम इस नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या बनेगा। चलिए, वो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये पूछ ले आपको कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं और उनकी अलग अलग उनकी सीमा लगती है, यानी कि अलग अलग दूरी वाली उसकी उनकी सीमा लगती है चारों की। तो किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, किस जिले की न्यूनतम सीमा लगती है, या फिर उनका आरोही और अवरोही क्रम अगर आपको पूछ लिया जाए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आपको पूछ लिया जाए, तो फिर आपका उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए, तो इसको हम देख लेते हैं, इसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है। तो सबसे ज्यादा हमारी जो सीमा लगती है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से। और सबसे ज्यादा हमारी सीमा यहाँ पर लगती है जैसलमेर के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा एक नीचे पायदान पर आइए, जैसलमेर और इसके अलावा किसकी सीमा लगती है, तो थोड़ा उससे कम अगर हम बात करें तो हमारी सीमा लगती है बाड़मेर के साथ में। ठीक है, और उससे अगर हम नीचे आएंगे एक पायदान और अगर हम नीचे आ गए तो फिर किसकी सीमा लगती है हमारी, तो लगती है श्रीगंगानगर की सीमा। यहां हम लिख लेंगे श्रीगंगानगर। और एक और अगर हम नीचे पायदान पर आते हैं, सबसे लास्ट में अगर यहाँ पर आएंगे तो अब एक जिला बचा है, वो है बीकानेर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीकानेर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 4 जिलों की। अब हम एक काम करते हैं, यहीं पर इनकी लंबाइयों को, सॉरी इनकी जो लंबाई लगती है यहाँ पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर इनकी जो लंबाई है उसको भी लिख लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा जैसलमेर की सीमा कितनी लगती है, तो 464 किलोमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 464 किलोमीटर। बाड़मेर की कितनी लगती है, तो वो है 228, यानी कि 228 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में उससे नीचे पायदान पर चलते हैं, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की सीमा लगती है 210, यानी कि 210 किलोमीटर। और उसके बाद में सबसे नीचे वाले पायदान पर चलते हैं और वो आ जाएगा बीकानेर। और बीकानेर की हमारी जो सीमा है वो लगती है 168 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ये फिर से अगर आप अपने नोट्स में इसको बना लेते हैं, ठीक है, तो यहां से बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये बनाने के बाद जब भी आप इसको याद करेंगे, और अगर हल्का सा भी अगर आप एग्जाम में अगर आपके किसी चीज को लेकर के अगर कंफ्यूजन होगा, तो फिर इस प्रकार का जो आपने एक फ्लो चार्ट या इस प्रकार से बनाया, स्टेप बना करके आपको जो आपने बनाया है, तो आपको याद रहेगा कि मैंने अपने नोट्स में इस प्रकार का बनाया, या उस क्लास में मैंने ईशाला के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने इस प्रकार से सर ने पढ़ाया और वहां पर इसी प्रकार से लिखा हुआ था। तो एक बार दिमाग में अगर रिकॉल होगा तो आप उस प्रश्न को सही करके आएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न यहां से किस प्रकार से बनता है। देखिए, तो दो मैं यहां पर तीर के निशान लगाता हूं, उससे मैं आपको बताता हूं कि प्रश्न किस प्रकार से बनता है। जैसे मान लीजिए कि मैं तीर का निशान कुछ इस प्रकार से लगाता हूं, यूं, ये क्या होगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, इसे हम कहते हैं आरोही क्रम। आरोही आरोही क्रम या बढ़ता क्रम, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखिए। आरोही जैसे होता है ना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण, आरोहण मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, आरोहण झंडारोहण यानी कि हम झंडे को ऊपर की ओर फहराते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तो ऊपर की ओर आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। अब बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा कौन आएगा, बीकानेर, यानी कि जिसकी सबसे कम लंबाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगती है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद में उससे ज्यादा वाला आएगा, उसके बाद में उससे ज्यादा वाला आएगा,
और सबसे लास्ट में यहाँ पर आएगा जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, यानी कि जैसलमेर 464 किलोमीटर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बढ़ता क्रम। एक दूसरा और चिन्ह हम लगा करके यहाँ से देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न यहाँ से कैसे बन सकता है। तीर का निशान मैं इस प्रकार से लगाता हूं, ये लीजिए। अब कौन सा बनेगा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं घटता क्रम, या इसको इंग्लिश में हम कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, घटता क्रम है तो सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, सबसे पहले इसमें जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद श्रीगंगानगर, उसके बाद में बीकानेर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जल्दीबाजी में कई बार हम समझ जाते हैं सवाल को कि हाँ हमें अवरोही क्रम में लिखना है, लेकिन ऑप्शन ए जो है उसमें सबसे पहले आपको बीकानेर दिखे और आप जल्दीबाजी में कि हाँ इसका उत्तर मुझे आता है और आप इसको उल्टा कर बैठे, क्योंकि उसमें लिखा होगा बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। आप कई बार अवरोही इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन समझ आरोही लेते हैं, तो बिल्कुल इसको ना करें। वहीं पर जहां पर प्रश्न है आप चिन्ह लगा लें कि कौन से क्रम में आपको लिखना है। इसी प्रकार से तीर का निशान बना करके आप इसको एक बार कंफर्म कर लें और उसके बाद में क्लियर करें, क्योंकि कई बार ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जो बहुत ही इजी सवाल होता है, जो बहुत आसान प्रश्न होता है, जो एक बार पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है, उसका उत्तर में क्लिक हो जाता है, वो प्रश्न भी कई बार हमसे गलत हो जाता है। और वो इसलिए होता है जल्दीबाजी के चक्कर में या हमारे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने के कारण कि हाँ ये मुझे बड़ी आसानी के साथ में आता है। ठीक है, तो उस प्रश्न को हम किसी भी प्रकार से गलत नहीं करेंगे, जो बहुत ही आसान होता है। चलिए, एक तो आरोही क्रम जिसमें बढ़ता हुआ क्रम है और एक अवरोही क्रम, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक यहीं से और प्रश्न आ सकता है, वो कौन सा आएगा, तो इसमें तो कोई से भी आपको चारों दे दे, कोई दो दे दे इसमें से, तो इसके उत्तर को हम निकाल लेंगे। दूसरा एक प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लीजिए प्रश्न ये आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो राजस्थान के 4 जिले हैं उसमें न्यूनतम और सर्वाधिक लंबाई वाले जिलों के नाम कौन से हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार से था, किस प्रकार से था प्रश्न, इसको यहां पर एक बार लिखता हूं, न्यूनतम व अधिकतम, न्यूनतम व अधिकतम सीमा जिन जिलों की लगती है, प्रश्न लिख लेता हूं, जिन जिलों की न्यूनतम व अधिकतम सीमा लगती है वो जिले कौन से हैं। तो देखिए इसमें आपको ध्यान में रखना, पहले आपको न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, तो आपका उत्तर होगा बीकानेर, बीकानेर की सीमा न्यूनतम लगती है। उसके बाद में वह अधिकतम, अधिकतम में कौन होगा, जैसलमेर, तो उसके बाद में दूसरा होगा जैसलमेर। ठीक है, जिस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा है वहां पर ऑप्शन में आपके सामने जो उत्तर आएगा उसमें आपको वही देखना है कि अगर इसने पहले न्यूनतम पूछा है एग्जामिनर ने तो हम पहले न्यूनतम वाले को बताएंगे और उसके बाद अधिकतम वाले को पूछा तो अधिकतम बताएंगे। अब आपसे गलती करवाने के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा जैसलमेर और बीकानेर, और हमें पता है कि हाँ ये दोनों ही आंसर है, क्योंकि जब भी न्यूनतम अधिकतम की बात होती है तो ये तो हमें याद हो गया जैसलमेर और बीकानेर है। तो लेकिन उसका पूछने का जो क्रम है वो क्रम किस प्रकार का है, वो पहले न्यूनतम पूछता आपसे, तो पहले आप न्यूनतम का दो। इसी प्रश्न को वो बदल सकता है, बदलेगा कैसे उसको भी देख लेते हैं। बदलेगा इस प्रकार से, तो वो न्यूनतम की जगह पहले अगर मान लीजिए वो दे दे कि अधिकतम वह न्यूनतम, अगर इस प्रकार से दे देंगे तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, पहले अधिकतम को करना है यानी कि जैसलमेर पहले आएगा और उसके बाद न्यूनतम को करना है तो वहां पर बीकानेर आएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन होगा इसमें ऑप्शन ए में वो क्या देगा, न्यूनतम वाले को पहले देगा, अधिकतम को बाद में देगा। यानी कि अगर क्वेश्चन अधिकतम और न्यूनतम में पूछता है तो वो आपको यहाँ पर पहले बीकानेर और उसके बाद में जैसलमेर देगा, ऑप्शन ए में आएगा। इसलिए ऑप्शन ए कई बार कुछ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हम नहीं कह सकते, लेकिन हर एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ऑप्शन ए हम जल्दीबाजी में चुनते हैं और उसको हम गलत भी कर देते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एक उदाहरण देकर के इसको समझाता हूं और फिर उसके बाद की आज की जो क्लास है इसको यहाँ खत्म करेंगे। और जो मैंने दिया, मैं जो 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 लेक्चरर वाला एग्जाम है यानी कि फर्स्ट ग्रेड वाला जो पेपर है, जो 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, और उसमें हमारे ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कितने, सवाल ये था, इसको देखें आप,
कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा, कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा, वर्षा रेखा राजस्थान को दो असमान भाग में बांटती है। ये प्रश्न था। यहाँ पर हो सकता है ये हो लैंग्वेज, अगर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है तो लगभग कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो असमान भाग में बांटती है। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ऑप्शन ए, उसमें ये था 50, ऑप्शन बी उसमें था 25, ऑप्शन सी इसमें था 100 और ऑप्शन डी जो है उसमें था 500। ठीक है, प्रश्न ये था कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो असमान भाग में बांटती है। देखिए पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। समवर्षा रेखा क्या होती है? सम ही नहीं होता समान, वर्षा यानी कि वर्षा, यानी कि जिन स्थानों पर समान समान वर्षा होती है उन स्थानों को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा, जिसको हम मैप में बनाते हैं, वो रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है उसको समवर्षा रेखा हम कहते हैं। ठीक है, तो कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को लगभग दो असमान भाग में बांटती है? तो इस समय अधिकतर जो किताब है उसमें मिलीमीटर में कहीं पर भी नहीं है, वहां पर अधिकतर में जो है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसके दिए हुए हैं, यानी कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा वो है। क्योंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर इन दोनों में फर्क है। फर्क कितना है? देखिए फर्क इतना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। क्योंकि अधिकतर किताब में या जहां से हमने पढ़ा तो अधिकतर हमने ये पढ़ा कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा दो असमान भाग में बांटती है। प्रश्न में उसने चालाकी की मिलीमीटर पूछ लिया। अब इतना ध्यान, चूंकि एग्जाम में उसमें प्रेशर इतना होता है, इतनी पढ़ाई करके आते हैं, ठीक है, सेलेक्ट जब नहीं होते हैं तब तक ये होता है कि बस जैसे तैसे नौकरी लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर अगर किसी प्रकार की गलती करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, अच्छा ये तो बहुत आसान है समवर्षा रेखा, हाँ ये तो 50 वाली है ना, तो हम पहले वाले ऑप्शन को टिक करते हैं कि 50 की है। और किया भी सही। मेरे कुछ दोस्त जो सेलेक्ट हो गए थे तो उन्होंने भी ये किया कि इसका तो बहुत आसान है 50 होगा। मैंने कहा 50 नहीं होगा, क्योंकि ये मिलीमीटर में आपसे पूछ रहा है जबकि ये 50 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है आपको? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब मिलीमीटर में वो पूछ रहा था, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब 50 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 50 को 10 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 50 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 50 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 500 मिलीमीटर हो जाएगा। 500 mm, 500 मिलीमीटर। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और ये जिसने भी किया उनका उत्तर हो गया गलत। बहुत ही आसान सा प्रश्न, स्कूल लेक्चरर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है और उसको भी हम गलत करके आते हैं। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने 2 बार एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है, उनसे भी गलती हो गई थी। क्योंकि एक जब हम कभी अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर इसको जल्दीबाजी में अगर इस प्रश्न को करते हैं, ठीक है, तो फिर उस समय क्या होता है कि जल्दीबाजी में इस प्रकार की चीज को गलत करते हैं। जब भी आपसे इस प्रकार का पूछा जाता है तो उस पेपर में आप जो चीज आपको दी हुई है उसको आप अंडरलाइन कर लें या इस पर उसको राउंड कर लें, या क्या वो पूछा जा रहा है उसके बाद पढ़ लें। एक नहीं आप 2 बार पढ़ें, क्योंकि जो 3 घंटे का समय है, जो प्रश्न आपके सामने हैं वो आपके हैं और आपके बाप के हैं, ये समझ लिए आप। तो उस पेपर को अच्छे से पढ़ें, उसको आप वहां पर नीला कर दें बिल्कुल भले, ठीक है, लेकिन उसका उत्तर आप बिल्कुल सही दें, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जो अभी मैंने बातें बताई। तो आज की क्लास इतनी रहने वाली है और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं अंतरराज्यीय सीमा पर हमारे कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्यों के साथ में हमारी सीमा लगती है। जैसे उत्तर से हम शुरू होते हैं तो पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ में, और अंतिम रूप से दक्षिण में अगर आते हैं तो गुजरात के साथ में। कौन कौन से जिले, कितने कितने जिलों की सीमा लगती है, इनको भी हम आगे आने वाली क्लास में
करने वाले हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और आप हमारे साथ में बने रहिए, इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम और आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।